नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी को जल भराव की समस्या से मुक्त कराने के लिए नालों की सफाई के कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। मानसून से पहले शहर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नालों की व्यापक सफाई की जा रही है ताकि बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति से बचा जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी में जल निकासी प्रणाली को मजबूत और प्रभावी बनाया जाए। साथ ही नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 311 ऐप को सक्रिय माध्यम के रूप से उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए जरिए लोग नालों की सफाई से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का कहना है कि ये अभियान केवल सरकारी प्रयास नहीं बल्कि इसमें जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार और नगर निकाय मिलकर शहर को जल भराव से मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली में सभी छोटे बड़े नालों की डिसिल्टिंग का काम चल रहा है, बट यदि आपके आसपास कोई नाला अभी तक सफाई नहीं हुई है तो आपके पास है 311 ऐप। आप उस पर हमें बता सकते हैं कि आपके आसपास का कौन से नाले की डिसिल्टिंग अभी तक नहीं हुई है। तुरंत कार्रवाई होगी। मैंने सभी अधिकारियों को, सभी एजेंसीज को बता दिया है कि इसकी कंप्लेंट आते ही हमें कार्रवाई करनी है। आपको ध्यान है, पिछले साल भी हमने भारी मात्रा में डिसिल्टिंग की थी और इस साल भी 3.4 मिलियन मीट्रिक टन डिसिल्टिंग सभी ड्रेन्स की मिला के हो चुकी है। कई हजारों हाथियों के वजन के बराबर ये सिल्ट निकाली जा चुकी है। पिछली साल का आपको याद है, हर साल डूबने वाला मिंटो ब्रिज पिछली बार नहीं डूबा था क्योंकि डिसिल्टिंग प्रॉपर हुई थी। इस बार भी हम मिंटो ब्रिज को डूबने नहीं देंगे और बाकी जगह भी ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिए 311 ऐप का, आप भी और बाकियों को भी बताइए। तो वहीं नोएडा में फायर सेफ्टी को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद जहां विभिन्न शहरों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है, वहीं नोएडा में अब भी कई कोचिंग सेंटर और शिक्षण स्थान है बिना पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालित होने के आरोप से घिरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के कई इलाकों, विशेषकर सेक्टर 22 समेत बड़े कॉम्प्लेक्सों में फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर अनियमितताएं मौजूद है। आरोप है कि दमकल विभाग का अभियान जांच और नोटिस जारी करने तक सीमित नजर आता है, जबकि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं देता है। भीड़भाड़ वाले भवनों में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट और सुरक्षा प्रबंधन की कमी को लेकर अभिभावकों, छात्रों और कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि विभाग केवल कागजी कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन मानकों की नियमित जांच और सख्त अनुपालन बेहद जरूरी है। यदि सुरक्षा नियमों की अनदेखी जारी रही तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हजारों लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है। प्रशासन ने समय रहते ठोस कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं नोएडा में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों और संस्थानों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। हाल ही में लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद सुरक्षा मानकों को लेकर उठे सवालों के मद्देनजर ये संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में शिक्षा विभाग, फायर विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है। जांच के दौरान सेक्टर 104 स्थित होम एजुकेशन को सील कर दिया गया है। वहीं सेक्टर 49 बरोला क्षेत्र में संचालित बसु क्लासेस को भी नियमों के उल्लंघन के चलते बंद कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये कोचिंग सेंटर बिना आवश्यक अनुमति और फायर सेफ्टी मानकों को पूरा किए बिना संचालित किए जा रहे थे। कई जगहों पर सुरक्षा इंतजामों में गंभीर कमियां पाई गई, जिसके चलते तत्काल प्रभाव से सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि शहर में चल रहे अन्य अवैध कोचिंग सेंटरों की गेमिंग जोन की भी जाँच की जा रही है और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी संस्थानों को निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य होगा। कल की घटना के बाद हम लोग इस पे जितने भी अवैध कोचिंग सेंटर्स हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए विभागीय टीम बनाई गई है
और प्रशासन सहयोग से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। और अग्निशमन डिपार्टमेंट अपना एनओसी देख रहा है और हम लोग अपना पंजीकरण अगर कोचिंग ने नहीं कराया उस पर हम लोग अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इनको एक मौका भी दे रहे हैं कि अगर इनके पास अगर अभिलेख इनके पास हैं तो अगर उपलब्ध कराएं तो हम उसके अंतर्गत विचार करते हुए जो विभागीय नियमों के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ये मैसेज है कि आप पूरे सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करें और जो भी सुरक्षा के मानक हो सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो वही बुलंदशहर में पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। ये अभियान यमुनापुरम और तिहारे के आसपास स्थित कई शिक्षण स्थानों में चलाया गया है, जहां सुरक्षा मानकों की गहन जांच की गई है। जांच के दौरान कई लाइब्रेरी में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई और आपातकालीन निकासी के पर्याप्त इंतजाम भी नदारद मिले। इसके अलावा अधिकतर जगहों पर आग बुझाने के लिए उपकरण भी मौजूद नहीं थे, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। वहीं कुछ कोचिंग संस्थानों के मालिक कार्रवाई की भनक लगते ही संस्थानों पर ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। इससे प्रशासनिक टीम को जांच में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि आकाश इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी के मानक अपेक्षाकृत बेहतर पाए गए और वहां सुरक्षा इंतजाम संतोषजनक मिले। अन्य कई संस्थान मानकों की कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए हैं, जिसको लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेगा। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के आदेश अनुसार आज कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और G+2 बिल्डिंग्स का निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा और अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा। जहां जहां पर जो भी मानक नहीं थे उन्हें अवगत कराया गया, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमने जाके स्टूडेंट्स को भी ब्रीफ किया कि क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए जब भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में। और कहीं में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स अच्छे से, जैसा भी इस समय हम लोग आकाश इंस्टीट्यूट के पास खड़े थे, यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स ठीक तरह से, तो सभी लोगों को फायर सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में अवगत कराया गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और ऊपर के सीढ़ियों के बारे में हर तरह से चेक किया गया। जहाँ पर मानक नहीं मिलेगा इंस्टीट्यूटों को तो वहाँ पर नोटिस दिया जाएगा। जहाँ पर मानक नहीं मिलेगा कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस दिया जाए। श्रीमान वरिष्ठ तो वहीं गाजियाबाद के गौर ग्रीन एवेन्यू अग्निकांड के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। जनपद में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, होटल, बेसमेंट हॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, कोचिंग संस्थानों और अन्य बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों की गहन जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक किए गए निरीक्षण में 206 भवनों को और प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी से जुड़ी गंभीर खामियां पाई गई है। इनमें 56 मामलों में सीलिंग समेत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई जगहों पर फायर और एनओसी, फायर अलार्म और आपातकालीन निकासी मार्गों में अनियमितताएं सामने आई है। जीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही RWA को निर्देश दिए गए हैं कि सोसाइटी के सभी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखी जाए। प्राधिकरण के ने अग्निशमन विभाग को आधुनिक उपकरणों और संस्थानों की खरीद के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है। अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू की उपचार के दौरान मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान सतपाल के दोनों पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस टीम के 2 जवान भी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों में सब इंस्पेक्टर अजय और सिपाही अंकित चौधरी शामिल है, जिन्हें गोली लगने के बाद उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार सतपाल मूल रूप से चंडीगढ़ का रहने वाला था और उस पर लूट, हत्या और रंगदारी, डकैती, दुष्कर्म समेत करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 4 राज्यों की पुलिस के लिए वांछित आरोपी था। बताया जा रहा है कि वो फरवरी में पंजाब की जेल से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले ही एक लड़की के अपहरण के मामले में भी उसका नाम सामने आया है। मुठभेड़ के दौरान उसके कब्जे से एक पिस्तौल, तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद की गई है। पुलिस पूरे मामले की आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
तो वह बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। जहांगीराबाद चुंगी से पेंट चौराहे तक चले इस अभियान के नेतृत्व अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह ने किया है। अभियान के दौरान पालिका टीम ने सड़क पर फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाओ बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका कर्मियों ने कई अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना भी लगाया। हालांकि अभियान के समय कुछ लोगों की पालिका टीम से तीखी नोकझोंक भी हुई। बताया गया है कि जैसे ही अतिक्रमण हटाओ टीम नगर में पहुंची, कई दुकानदार फुटपाथों पर रखा अपना सामान हटाकर मौके से चले गए। पालिका प्रशासन का कहना है कि सख्ती के बावजूद कुछ अतिक्रमणकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। आरोप है कि अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ लोगों ने करीब 1 घंटे के भीतर दोबारा फुटपाथ पर कब्जा जमा लिया है। अभियान के दौरान एक व्यक्ति नगर पालिका कर्मचारी से भिड़ गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ईओ नीतू सिंह ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जहांगीराबाद चुंगी से लेकर के और पेंट चौराहे तक हमने आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है और इसमें लगभग 5000 की पेनल्टी हमने वसूल करी है और ज़्यादातर अस्थायी अतिक्रमण ही लोगों ने कर रखा है, जबकि वो आराम से मूव कर सकते हैं इधर उधर और अपनी सीमा के अंदर रख सकते हैं सामान, लेकिन अननेसेसरी उन्होंने आगे बढ़ा करके रखा था, तो वो अस्थायी अतिक्रमण ही था जिसको आज हम लोगों ने हटवाया टीम के द्वारा। क्या यह अभियान आगे भी जारी रहेगा? निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगा। इसकी शिकायत काफ़ी आ रही थी जहांगीराबाद चुंगी के पास जो चौराहा है, क्योंकि वहाँ से लोग बस पकड़ते हैं तो उसके लिए लोग खड़े होते हैं वहाँ पर यात्री, तो उनको दिक्कतें आ रही थी, उनके लिए कोई स्थान ही नहीं बच रहा था, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर। कितना लगभग जुर्माना वसूला गया? लगभग 5000 की पेनल्टी हमने आज लगाई है। ये जहांगीर तो वहीं लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड में मासूम बच्चों की मौत के बाद गाजियाबाद दमकल विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। शहर में संचालित कोचिंग सेंटरों, स्कूलों और शिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों की फायर सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। दमकल विभाग की टीम राजनगर, कबीरनगर, इंदिरापुरम, वैशाली, साहिबाबाद और विजयनगर समेत कई क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण कर रही है। इस दौरान फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और आपातकालीन निकासी मार्गों की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया, उनके खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों में इस अभियान को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उनका आरोप है कि अधिकांश मामलों में कार्रवाई केवल नोटिस और कागजी औपचारिकता ही सीमित रह जाती है। भीड़भाड़ वाले भवनों में आज भी पर्याप्त फायर सुरक्षा उपकरण और सुरक्षित निकास व्यवस्था का अभाव बना हुआ है, जिससे छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संस्थानों का नियमित फायर ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। नगर में पुलिस ने अवैध शस्त्रों की सप्लाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक संगठित नेटवर्क सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे और अवैध हथियार की फोटो भेजकर सौदा तय करते थे। इसके बाद हथियारों की सप्लाई की जाती थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनस, परहेज, जुनैद और मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 अवैध तमंचे, 9 कारतूस, 3 पिस्तौल और 4 मोबाइल फोन और 4000 रुपये नगद बरामद किए। जानकारी के अनुसार आरोपी 35 से 40 हजार रुपये में पिस्तौल खरीदकर उसे 45 से 50 हजार रुपये में बाजार में बेचते थे, जिससे मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और स्थानीय स्तर पर अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल था। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ऑपरेशन अवैध तमंचा के खिलाफ जो अभियान चला रही है, इसमें अब तक लगभग 1000 के आसपास असलहे पकड़े गए हैं। साथ ही साथ 2000 के आसपास कारतूस पकड़े गए हैं और इसमें 7 मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। इसी परिदृश्य में
एसपी सिटी सीओ के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी अवैध असलहों पे जो काम कर रही थी। उस पर एक टिप ऑफ मिलता है और टिप ऑफ में ये पता चलता है कुछ लोग तमंचा खरीदने और बेचने वाले गैंग हैं वहाँ पर काली नदी के पास कोतवाली में। ये 22 और 23/6/26 की रात्रि में उस टिप ऑफ के बाद जब पुलिस उनको पकड़ती है तो उनके पास से 9 तमंचे 315 बोर और 3 पिस्टल, जो हालांकि कंट्री मेड पिस्टल है लेकिन अच्छी क्वालिटी की पिस्टल है, वो 32 बोर की पकड़ी गई है, जिसमें कारतूस बरामद किए गए हैं तथा 32 बोर की और 3 मैगजीन है और 4 मोबाइल फ़ोन है, 4000 रुपये हैं, कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें अनस है, मोहम्मद परवेज है, अनस कोतवाली नगर का रहने वाला है मुजफ्फरनगर का, परवेज जो कि तिताबी का रहने वाला है, जुनैद भी तिताबी का रहने वाला है तथा आस मोहम्मद। और इन लड़कों की उम्र 22 से 23 साल है। आप समझ सकते हैं कि नई उम्र के लड़के इस तरह के असलहों में जो इंस्टाग्राम तथा फेसबुक के माध्यम से असलहों को प्रदर्शित करके उनका मूल भाव भी इसमें बार्गेन भी करते हैं, उसकी परचेजिंग करते हैं। निश्चित तौर से ये नौजुवकों के लिए एक बहुत ही खेदजनक बात है। देखिए जनपद तो वहीं नोएडा पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन दहन अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 18 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ को नष्ट कर दिया है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में की गई है। पुलिस के अनुसार ये नशीला पदार्थ एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में बरामद किया गया था, जिससे न्यायालय की अनुमति के बाद नष्ट किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थ में 2918 किलो से अधिक गांजा, 18.8 किलोग्राम चरस और 30 किलो डोडा भी शामिल है और 1.77 किलो ड्रग्स की गोलियां शामिल है। इसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 18 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से अंकुश लगाना है और युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आगे भी नशा तस्करों के खिलाफ इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां दनकोर थाना क्षेत्र की खरली गंग नहर में 2 दिन पहले छलांग लगाने वाले युवक का शव आखिरकार बरामद कर लिया गया है। युवक के नहर में कूदने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। 2 दिन तक चले सघन सर्च अभियान के बाद टीम को सफलता मिली है और युवक का शव नहर से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार युवक के घर से किसी बात को लेकर नाराज था और इसी वजह से वो नहर तक पहुंचा और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने गंग नहर में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई और पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने कार्रवाई कई किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार खरेली गंग नहर के पास शव को बरामद कर लिया गया। शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 74 स्थित कैपटाउन सोसाइटी में मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी में फैसिलिटी कार्यालय में एक महिला और उसके साथी पर मेंटेनेंस स्टाफ के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना एक दिन पुरानी है, जिसका वीडियो अब सामने आया है और स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार किसी बात को लेकर महिला और मेंटेनेंस स्टाफ के बीच विवाद शुरू हुआ, जो बाद में बढ़ गया। आरोप है कि विवाद के दौरान कार्यालय परिसर में हंगामा भी हुआ। संबंधी महिलाओं को CB7 टावर का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि विवाद की वास्तविक वजह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही मामले की सूचना थाना सेक्टर 113 पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े वीडियो समेत अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए
आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नोएडा के गांव नगली बाजीपुर में बिजली की आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों को करीब 10 घंटे तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके बाद पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। भीषण गर्मी और रात के समय बिजली ना होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। ग्रामीणों के मुताबिक बिजली की केबलों में आग लगने के कारण आपूर्ति बाधित हुई है। बिजली जाने के बाद लोगों ने कई बार बिजली विभाग से संपर्क करने और शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि विभाग की ओर से समय पर फोन रिसीव नहीं किया गया था। इससे ग्रामीण में नाराजगी भी देखने को मिला और काफी इंतजार के बाद बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खराबी को दूर करने का काम शुरू किया। टीम ने केबल की मरम्मत कर बिजली आपूर्ति को बहाल किया। करीब 10 घंटे के बाद गाँव में दोबारा बिजली आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। तो वहीं नोएडा में अचानक मौसम ने करवट ले ली और तेज आंधी तूफान के कारण पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ ही मिनटों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने लगी, जिससे लोगों में डर का माहौल भी पैदा हो गया था। तेज हवाओं के कारण कई जगह सड़क किनारे पेड़ गिर गए हैं और कुछ स्थानों पर टीन की छतें भी उखड़ गई है। अचानक मौसम बिगड़ने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और लोग स्थानों की सुरक्षित स्थान की ओर भागते नजर आए। आंधी की तेज रफ्तार के चलते सड़क पर वाहनों की गति भी थम गई और ट्रैफिक प्रभावित हुआ। कई जगह दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार मौसम का ये बदलाव अचानक हुआ है, जिससे उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।